नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत कोलकाता की बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर केस के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है। डॉक्टर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक डेलीगेशन कल सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेगा और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करेगा। इससे पहले आज आपको बता दें कि आईएमए की टीम स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आईएमए की ये डिमांड है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। और आईएमए का प्रतिनिधिमंडल कल यानी कि बुधवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेगा। आईएमए ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों का समर्थन भी किया है। आईएमए की डिमांड है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। ये सुनिश्चित हो कि डॉक्टर सुरक्षित रहें। ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले आज आईएमए का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकता है। तो तीन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई इलाकों में डॉक्टरों का प्रदर्शन इसी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में नाराज डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन आज भी दूसरे दिन जारी है। दिल्ली, मुंबई, पटना और कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है और वो रेप पीड़ित डॉक्टरों को जल्द से जल्द इंसाफ देने और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित कर रखी हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल किया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए अस्पताल में वैकल्पिक तैयारियां भी की गई थी ताकि मरीजों को इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं और इलाज करवाने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से अब मरीजों को परेशानी होने लगी है। कोलकाता में डॉक्टरों के रेप और हत्या की घटना के बाद बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले मरीजों को सोमवार को बिना इलाज के लौटना पड़ा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज भी हड़ताल है। कल की तरह आज भी मरीजों को इलाज के लिए दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सुबह से अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरएमएल अस्पताल में है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, इनके हाथों में बैनर्स हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने बाहर मार्च की परमिशन मांगी थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको परमिशन नहीं मिली। वहीं चाहिए एक और निर्भया, रात लंबी है मगर हमें इंसाफ चाहिए, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि अस्पताल के अंदर ही इस वक्त मार्च कर रहे हैं। और देखिए, इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। शाम को इन्होंने कैंडल मार्च की परमिशन मांगी। आपने रीबॉर्न सीबीआई और हमें इंसाफ चाहिए, कुछ हम और बातचीत करते हैं। आपने नो मोर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, एक महिला होने के नाते जो ये घटना आपने देखी और आप डॉक्टर भी हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। जो हॉस्पिटल सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, हम ड्यूटी करने आते हैं, दिन लगती है, हमारी नाइट भी लगती है और आप हमें यहाँ सेफ नहीं कर पाए तो फिर और कहाँ पर सेफ रख सकते हो। और यहाँ पे हमें 3-4 डिमांड्स हैं। एक तो सीबीआई की जांच हो, तो निष्पक्ष हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट उससे जांच हो, ठीक है। सीपीए चाहिए हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही डिमांड कर चुके हैं कि हमें सीपीए पहले से ही लागू कीजिए, बट नहीं हुआ। बिल्कुल, तो देखिए कि यहाँ पर ये डॉक्टर से मार्च कर रहे हैं और ये लोग धरने पर बैठे हुए थे। शाम को कैंडल मार्च करने वाले हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरा तो आपको बता दें कि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है और वो लगातार पीड़ित को इंसाफ और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सेंट्रल कल आपकी फोडा रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्थ मिनिस्टर से मिले, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बात हुई, लेकिन अभी तो कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? जी हाँ, कल जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ भी ऐसा ठोस उन्होंने कदम नहीं उठाया जिससे कि हम आश्वस्त हो सके। तो इसलिए जब तक हमें ठोस कोई कदम सरकार नहीं उठाती है, हम मजबूर है
ये करने के लिए। और हम अपने मरीजों से ये हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें गलत ना समझे, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये एक महिला सुरक्षा का मामला है, ये महिला की लड़ाई है, ये एक इंसानियत की लड़ाई है। और वो क्या ऐसे अस्पतालों में जाना चाहेंगे जहाँ पे उनके डॉक्टर्स के साथ रेप और मर्डर हो रहा है, क्या वो वहाँ पे सेफली अपना इलाज करवा पाएंगे? तो ये उनके फ्यूचर के लिए भी है। सो दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, उन्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए और हमारे साथ इस प्रोटेस्ट को ऐसे लेवल पे ले जाना चाहिए ताकि सरकार मजबूर हो कि वो पूरे अस्पताल, हर अस्पताल में, इंडिया के सारे अस्पतालों में ऐसी सुरक्षा मुहैया करवाए कि कोई भी डॉक्टर और कोई भी पेशेंट अनसेफ फील ना करे। तो एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस घटना पर ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार पर मामले में लापरवाही बरतने और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने का आरोप लगा दिया। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, कन्नौज रेप केस ने उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा दी है। बीजेपी ने कन्नौज केस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक साथ हमला किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को कवर फायर देने का आरोप लगा दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों के साथ ही अपराध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। तो बीजेपी हमलावर है। इधर कन्नौज रेप केस का आरोपी नवाब सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी 2 भाग में बंट गई है। पहले समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह को अपनी पार्टी का नेता होने से इनकार किया, फिर प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता है। पार्टी ने इस केस में नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग कर दी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। कन्नौज में नाबालिग रेप के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेल भेजे जाते वक्त नवाब सिंह यादव ने खुद को निर्दोष बताया है।
नवाब सिंह यादव को रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने उनके डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जानकारी दी है कि एक नाबालिग का डायल 112 पर कॉल आया, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ रेप की कोशिश करने की शिकायत की है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो नौकरी का बहाना बनाकर नवाब सिंह यादव ने पीड़िता की बुआ के जरिए उसे कॉलेज बुलाया था। तत्काल मौके पे पीआरवी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर कर्जदारों से परेशान एक कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिल पा रही है कि नहर में कूदने से पहले दंपत्ति ने अपनी सेल्फी ली और फिर उसे एक वॉइस मैसेज के साथ अपने दोस्त को भेज दिया। कारोबारी पति का शव बरामद हो गया है, लेकिन पत्नी के शव की अब तक तलाश लगातार की जा रही है। आत्महत्या से पहले आपको बता दें कि कारोबारी ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। सुसाइड नोट में कारोबारी ने लिखा है कि उसकी प्रॉपर्टी के वारिस उसके दोनों बच्चे होंगे और दोनों बच्चे अपने नाना और नानी के साथ रहेंगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है, जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कुछ पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और इनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। हमने तो गोल्ड दिया हुआ था इनको, इन्होंने गोल्ड के बदले कुछ पैसे हमें दे दिए थे, कुछ रख लिए तो उन्होंने बाद में दे देंगे, अभी ना दो। आज सुबह फ़ोन आया गोविंद नगर से कि उन्होंने सुसाइड कर लिया वहाँ पे। कहाँ पर? हरिद्वार में। कमेटी भी डली हुई थी, गोल्ड की कमेटी थी। कितने की?